सो नेशनलिज्म इन इंडिया, देखो प्रीवियस चैप्टर में जो भी हमारा वन चैप्टर आया था टर्म फर्स्ट में, ठीक है ना। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। तो वहां पे हमने देखा क्या था, तो पूरा हम बताएंगे नहीं, बस 1 मिनट में हम वो बताते हैं कि हमने वहां पे देखा कि किस तरह से लोग अलग थलग रूलर से वो क्या होते थे, रूल होते थे, ठीक है ना। उनको ये पता नहीं होता था कि उनका कौन सा नेशन है, वो किस रूलर के अंडर में है। तो कुछ इस तरह की कॉमन आइडेंटिटी उनके पास नहीं थी, ठीक है ना। और जब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने ये समझा कि हमको क्या होना है, कि हमको जो एक थिंकिंग के हैं, ठीक है ना, या फिर एक कम्युनिटी आप कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल एरिया कह सकते हैं, उनको ये लगा कि अब हमको यूनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। और उन लोगों ने ट्राई किया, कुछ स्ट्रगल भी किया, कुछ वॉर्स भी हुए, और अल्टीमेटली उन्होंने अपना नेशन स्टेट बनाया। ऐसा नेशन स्टेट जहाँ पे लोगों को ये लग सके कि वो कौन थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ वो उनका एरिया क्या है, आइडेंटिटी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके पहले उनके पास कोई कॉमन आइडेंटिटी, उनको ये पता नहीं होता था कि वो उनका जो पॉलिटिकल एरिया, उनकी कंट्री कौन सी है, ठीक है ना, उनके रूलर क्या है वो। अब वो अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो कौन है, तो वो कुछ बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज वो डिफरेंट रूलर से वो रूल होते थे। कुछ दिन के बाद अटैक हो गया तो फिर वो दूसरे रूलर से वो मतलब क्या हो जाएंगे, रूल होने लगेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से लोगों ने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल इस तरह से किया कि उन्होंने अपना क्या बनाया, नेशन स्टेट बनाया। तो नेशन स्टेट आपको बहुत बार बताया गया है पिछले ही क्लास में, कि एक ऐसा पॉलिटिकल एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे लोगों के पास एक कॉमन बिलोंगिंग होती है, ठीक है ना। एक सेफ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होती है, जहाँ पे ये लगता है कि हाँ हम एक हैं, और हमको मिल के क्या करना है, इस कंट्री को डेवलप करना है, और इसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको याद होना भी चाहिए कि जैसे ही ये रिवॉल्यूशन उन्होंने किया अपने कंट्री में, जैसे ही नेशन स्टेट को उन्होंने बनाया, जैसे ये फीलिंग आई नेशनलिज्म की, तो उन्होंने क्या किया, नए नए सिंबल्स को यूज करना शुरू किया। आई थिंक यू कैन रिमेम्बर कि जैसे फ्रांस में पहला जो एक आप ऐसे कह सकते हैं जो रिवॉल्यूशन, ये सब चीजें हुई सबसे पहले, ठीक है ना, फ्रांस में, ठीक है ना। तो वहां पे हमने देखा कि जैसे ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने क्या किया, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो किया हमारे सामने। जो नेशनल फ्लैग है उसको चेंज कर दिया गया ट्राई कलर में, जो हिम्स हुआ करती थी, जो गाने गाए जाते थे, जो इवन नेशनल एंथम हुआ करता था, ठीक है ना, उन सारी चीजों को उन्होंने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये है कि जो पहले नेशनल फ्लैग था वो कहीं ना कहीं से रॉयल सिंबल था, वो किंग के पावर को शो करता था। बट अब तो हम उसको चेंज कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब तो हमारा एक नेशन स्टेट है जहाँ पे जो सबसे पावरफुल है वो वहाँ के सिटीजन ही है। तो एक ऐसा फ्लैग होना चाहिए जो किसी किंग के पावर को ना शो करे, बट इट शुड सिंबलाइज व्हाट, द पावर ऑफ सिटीजन्स, जो किसी कंट्री को शो करे। तो नए नए फ्लैग्स, सॉन्ग्स, हाइम्स जो हैं, ठीक है ना, इवन ड्रेस भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। आपको सारी चीजें पता भी होंगी, चाहे फ्रांस की बात करें, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी आपका यूनाइटेड किंगडम। तो वहां पे भी हमने देखा कि जैसे ही यूनाइटेड किंगडम का क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है, तो वहां पे एक दो फ्लैग्स हैं उसको चेंज कर दिया गया। यूनियन जैक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे जो नेशनल एंथम है, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं उसको भी चेंज कर दिया गया। ड्रेस भी चेंज कर दिया गया, लैंग्वेज तो खैर अलग अलग था, तो उसको भी एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है ना। तो जिसे फ्रांस में भी हुई, और नए नए सिंबल्स यूज हुए। चाहे वो जर्मनी का जर्मेनिया ले लीजिए, जो एलिगरी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे रिप्रेजेंट किया गया कि ये जो सिंबल है वो हमारे कंट्री का सिंबल है, किसी किंग का नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही नेशन स्टेट बनता है, ठीक है ना, और जैसे ही उनको लगता है कि दैट हु दे वर मीन्स वो कौन थे, ठीक है ना, वो उनका डिफिनीशन क्या है, वो कहाँ से हैं, ठीक है ना, उनका एरिया क्या है, ये सारी चीजें वो जानने लगे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कि जो पिछला हमारा टाइम था उसको हमको खत्म करना है, और वो सारे सिंबल्स जो किसी अनकंट्रोल्ड पावर को शो करते हैं, ठीक है ना, जो किसी डिस्पोटिक पावर को शो करते हैं, उसको हमको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है ना। और उसके जगह पे हमको नए नए सिंबल्स सिंबल्स इन दैट मीन्स वो आपका सॉन्ग भी हो सकता है, वो कोई आइकन हो सकता है, जैसे कि जर्मनिया एक आइकन है, एक एलिगरी, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीजें जो आप क्या करें, जो नई हो, और जो लोगों के पावर हो के वो क्या करें, शो करें, ठीक है। ओवरऑल अगर हम ये देखा जाए कि अगर हम इसको देखें, तो जितनी भी कंट्री हैं जिसका हमने
डिटेल में जिसको हमने डिस्कस किया हुआ था पिछले चैप्टर में, ठीक है ना, चाहे वो इटली हो गया, चाहे वो जर्मनी हो गया, चाहे वो फ्रांस ही हो गया, ठीक है ना, चाहे वो इंग्लैंड हो गया। ओके, तो हमने देखा कि जिस तरह से उनका जो यूनिफिकेशन हुआ वो इतना इजी नहीं था। ओके, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और एक बहुत लंबा प्रोसेस चला, तब जाके क्या होता है, ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है कुछ कंट्री में। So we will not discuss the unification of those countries because we have already discussed in the previous chapter. In this chapter, we will totally what that how the feeling of nationalism emerged in India. कि इंडिया में किस तरह से वो क्या हुआ, ये नेशनलिज्म फीलिंग थी, ठीक है ना, वो क्या हुई, वो आगे आई। लोगों ने ये सोचा कि अब हमको अपने कॉलोनी जो पावर है उसको क्या करना है, हटाना है, और हमको अपना नेशन स्टेट बनाना है जहाँ पे हमारी कॉमन आइडेंटिटी हो, जहाँ पे हमको लगे कि हम एक हैं। ठीक है, चलो। एक बात और है कि ये जरूरी ये नहीं था कि ये फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तभी जाके हमको ये लगा कि हमको अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, नहीं। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, इवन हम वैदिक टाइम से बात करें, तो वहीं से हमारे कंट्री के प्लेस के बारे में सारी चीजें मतलब वहाँ के उस टाइम के लोग कंट्री को हमारे प्रेज करते थे, ठीक है ना, उसके बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई नई चीज है ये कि हम लोग ये कह रहे हैं कि जब यूरोप में रिवोल्यूशन हुआ तब जाके इंडिया में ये लगा कि हमको भी अपने कंट्री से लव करना चाहिए या फिर हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। ओके, सो वी हैड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म व्हाट इवन इन वैदिक एरा। ओके, वैदिक टाइम, वैदिक जो पीरियड था उस टाइम से हमारे पास ये क्या था, ये फीलिंग थी एक नेशनलिज्म की। हाँ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, आके जो कॉलोनियल पावर ने कुछ टाइम के लिए उसको दबा दिया था, ठीक है ना, उसको डाउन कर दिया था। बट जब हमको लगा कि नहीं अब एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है, कुछ लीडर सामने आए, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे ही हमारे अंदर एंटी कॉलोनियल फीलिंग आई तो हमने स्ट्रगल किया और फिर से हमने अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज नहीं किया, उसको री इमर्ज किया जो कि दब गया था पहले। ठीक है, चलो। तो जैसे वर्ल्ड की पूरी कंट्री में, ठीक है ना, एक एंटी कॉलोनियल फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आप समझिए कि ये एंटी कॉलोनियल फीलिंग होती क्या है, जस्ट वेट। अब इसको देखिए कि एक एंटी कॉलोनियल फीलिंग क्या होती है, इसको आप आराम से पहले सुन लीजिए। इसमें होता क्या है, तो अब एंटी कॉलोनियल का मतलब कि जो कॉलोनियल पावर है, आपको ये पता कि कॉलोनी होता है क्या है, अपने कंट्री से स्टार्ट करेंगे दैट वी वर द कॉलोनी ऑफ व्हाट, ब्रिटिशर्स। ठीक है ना, तो इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पे आया था, इसको कंट्रोल किया था, तो वो कॉलोनियल पावर थे। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा कि जो क्या होगा, कॉलोनियल पावर, और हम क्या थे, कॉलोनी थे। तो आई थिंक इसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये कॉलोनी क्या है या कॉलोनियल पावर। तो जो पावर होंगे जो कंट्रोल करेंगी वो क्या होंगे, वो कॉलोनियल पावर है, और जहां पे वो कंट्रोल करेंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो ये एक एंटी कॉलोनियल क्या था, एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये होता क्या है, होता ये है कि जो कॉलोनियल पावर थे, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, और इवन अपन अपने कंट्री में हो, तो यहाँ के भी लोग भी क्या थे, अपने उस कॉलोनियल पावर से परेशान थे, क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स होंगी वो अपने बेनिफिट के लिए वॉर करेंगी। ओके, इट मीन्स कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे लोगों को। ठीक है, और इस तरह से वो चाहे वो यहाँ अफ्रीका की, सॉरी, साउथ अमेरिका की बात करें, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ठीक है ना, तो क्या है, यहाँ पे जो लोगों के अंदर क्या थी, एंटी कॉलोनियल फीलिंग स्टार्ट हो गई थी। इवन इन अपने कंट्री में भी एंटी कॉलोनियल मीन्स किस तरह से इन कॉलोनियल पावर को क्या किया जाए, अपने कंट्री से हटाया जाए, कैसे उनसे वॉर किया जाए, ये जो एक्सप्लॉयटेशन वो हमारे साथ कर रहे हैं उसको खत्म कैसे किया जाए। तो इस तरह की फीलिंग पूरे वर्ल्ड में भी हुई। जो अदर कॉलोनीज हैं जैसे कि ये सारी कॉलोनीज, और उसके साथ साथ इंडिया में भी ये क्या है, ये जो अगर कह सकते हैं कि जो ये हमारा जो नेशनलिज्म की जो हमारी जो फीलिंग है, ये जो ग्रोथ हुआ हमारे मॉडर्न नेशनलिज्म की फीलिंग की, वो कहीं ना कहीं से जो इंटीमेटली मीन जो क्लोजली जो रिलेट करती है वो किससे करती है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब सिंपल सा ये है कि लोगों ने जब ये सोचना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कि ये जो कॉलोनियल पावर है वो हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है, किस तरह से हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, इवन सिटीजन को एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है ना,
हमारे वहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को वो डाउन कर दे रही हैं। तो ये एंटी कॉलोनियल फीलिंग केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई। बट हमको पूरे वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको इंडिया के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, चलो अब इंडिया के बारे में यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो अब इंडिया में जब ये एंटी कॉलोनियल फीलिंग, अब समझ में आ गया होगा आपको कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है। ओके, तो जब किसी कंट्री के लोगों ने क्या किया कि कॉलोनियल पावर को हटाने की बात की, ठीक है ना, चाहे वो वायलेंस से या नॉन वायलेंस जैसे भी, ठीक है ना, और उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तो उसी को कहा गया क्या, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, चलो, क्योंकि सारी कॉलोनी क्या थी, कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट थी। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी आके उनके ऊपर कंट्रोल करे, और उसी तरह का एक कंट्री क्या है, अपना कंट्री भी था इंडिया। ठीक है ना, चलिए, अब ये जो था मतलब क्या कि अब ये इंडिया में क्या हुआ, अब सॉरी, अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ये क्या हुआ मतलब कि अब स्टार्ट हो गया, अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों की स्टार्ट हो गई। सारे लोग एक पास आए, उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियल पावर है उनको यहाँ से हटना चाहिए। ठीक है ना, इसके साथ साथ ये जो इंडिया के जो लोग थे, ठीक है ना, उनको कलेक्ट होने का एक रीजन ये भी था कि सारे लोग इससे इनसे परेशान थे। ठीक है? मतलब कि जो ऑपरेसिव नेचर था, ऑपरेसिव का मतलब होता है जो मतलब एक्सप्लॉयटेटिव, जो अत्याचार वो करते थे, कौन, जो कॉलोनियल जो पावर थे, जो ब्रिटेन का हमारे वहां था। ठीक है ना, तो ये ब्रिटेन के जो लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पर बहुत ज्यादा मतलब ऑपरेशन, मतलब क्या, मतलब कि हमको बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है ना, और इस वजह से जो डिफरेंट ग्रुप्स थे अपने कंट्री के, अब सपोज करो अब ये ब्रिटेन, ठीक है ना, अब ये ब्रिटेन है, ठीक है ना, अब इससे सारे ग्रुप के लोग परेशान हैं। अब अलग अलग ग्रुप कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो, वो भी इनसे परेशान है। ठीक है ना, ये कोई पीजेंट्स फार्मर्स हो, ये भी उनसे परेशान है। जो वुमेन्स हैं, वुमेन हैं, वो भी इनसे परेशान है। जो ट्राइबल पीपुल हैं भी इनसे परेशान हो गए। इसके साथ साथ अगर हम इवन जो रिच पर्सन है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी इनसे परेशान थे। ओके, तो हम कहें कि सपोज करो हमारा कोई दुश्मन है, तो इसका भी यही दुश्मन, इनका भी यही है, इनका भी यही, इनका भी यही, तो हमारा एक कॉमन एनिमी है। तो हम क्या हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। ये जो 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 ग्रुप जो बना अलग अलग जो हैं, उनके अंदर एक बॉन्डिंग आएगी, एक टाइट बॉन्डिंग आएगी कि हमारा कॉमन एनिमी है, तो हमको क्या करना है, एक हो जाना है, और एक होके क्या करना है, लड़ना है। ठीक है ना, तो ये हमारे कंट्री में भी हुआ। बिजनेसमैन अलग से परेशान थे, सारा उनका बिजनेस चौपट हो गया था, क्योंकि जो मशीन मेड्स जो गुड्स थी इंग्लैंड की, वो क्या हो चुकी थी, वो इंडिया में आनी शुरू हो गई थी। ओके, देन peasants were very worried about the colonial power and especially land revenue, bonded labor। ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू इतना हाई था, जब बॉन्डेड लेबर का सिस्टम था, तो जो पीजेंट फार्मर्स थे वो भी परेशान थे, वुमेन्स। तो हमेशा से वुमेन को इस तरह से निग्लेक्ट किया गया सोसाइटी में, तो सोसाइटी में उनका जो कंडीशन था वो बहुत कम था। हाँ, बाद में राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने काफी इम्प्रूव किया इनके सिचुएशन को, बट अगर हम कहें कि कॉलोनियल टाइम में, ओके, तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो कंडीशन था वुमेन का बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, इसके साथ ट्राइबल पीपल जो थे, ओके, सो दी ट्राइबल हु वर लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। ओके, तो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने उनके फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, डिफॉरेस्टेशन किया, और जो रास्ते में आता था, जो जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे कहाँ पे, जंगलों में, उनको वहां पे किस तरह से उनका मैसेकर होता है, किस तरह से उनको मार दिया जाता है। ओके, ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद ये है कि अगर मैंने बताया कि जो रिच पर्सन है, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या थे, ब्रिटिशन से परेशान थे, कई तरह का उनको टैक्स देना पड़ता था, उनके हाँ, उनके लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो जो रिच पीपल जो थे, ठीक है ना, या फिर मिडिल क्लास आप कह सकते, ये भी लोग काफी परेशान थे, किससे, इस कॉलोनियल पावर से। तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर एक सेंस आया किस चीज को, एक साथ होना है, तो एक साथ बॉन्डिंग बनी। ठीक है ना, एक टाइट बॉन्ड, मतलब कि ये जो अब क्या था, टाइट बॉन्डिंग क्या था कि सारे लोग परेशान हो रहे हैं इससे, किससे, ब्रिटेन से। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, बट ये भी हम कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये जो ग्रुप्स थे, अलग अलग जो ग्रुप जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, जो कॉलोनियलिज्म टाइम के, ठीक है ना, उनका जो एक्सपीरियंस था या फिर फ्रीडम का जो मतलब था, वो क्या था, वो अलग था। ठीक है ना, मतलब कि जो बिजनेसमैन थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और था, पीजेंट से उनके लिए मतलब वुमेन कुछ थी, उनके लिए अलग, ट्राइबल जो थे उनके लिए मतलब जो क्या था, सिस्टम अलग था, और जो रिवोल्यूशन जो सॉरी ये जो रिच पर्सन थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनके लिए जो फ्रीडम का जो मतलब था वो कुछ और था। और यही से क्वेश्चन बनता है, इवन आपने मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि ट्राइबल लोगों ने किस तरह से इसको मतलब नेशनल जो ये
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला था उसको उन्होंने किस वे में उसको लिया था, ठीक है ना, उनके लिए मतलब क्या था फ्रीडम का या फिर नॉन कॉपरेशन का। तो सारा क्वेश्चन आता है, वुमेन ने किस तरह से उसका मीनिंग लिया, ठीक है ना, पीजेंट्स के लिए क्या मतलब था उसका, इवन जो मिडिल क्लास के जो लोग थे जो रिच थे उनके लिए क्या मतलब था। तो ये सारा क्वेश्चन अलग अलग से आता है डिटेल में, और इन सारे मतलब ये चैप्टर में यही है ही, एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका मेन है और दूसरा आपका सिविल डिसोबीडियंस है। बाद में हम इंडिया के थोड़े एलिगोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले मतलब सबसे लास्ट वाले टॉपिक में। बट अगर हम बेसिकली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो एक तो थे, वो चाहते थे वो किस तरह से ये यहाँ से हटें, बट उनका जो नोशन ऑफ फ्रीडम था, जैसे हमने बताया ना डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कि हर किसी के लिए जो नोशन होता है डेवलपमेंट का वो अलग होता है, इन द सेम वे हियर द नोशन ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट ग्रुप्स वर डिफरेंट। तो अलग अलग ग्रुप के लिए क्या था जो मतलब था फ्रीडम का वो क्या था, अलग था। बिजनेसमैन ये चाहते थे कि जो गुड्स जो है वो बाहर की वो इंडिया में ना आए। पीजेंट्स ये चाहते थे कि उनको लैंड दे दिया जाए, उनसे रेवेन्यू हाई ना लिया जाए। वुमेन्स चाहते थे कि किस तरह से उनको राइट्स दिए जाए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। इसके साथ साथ आपके ट्राइबल लोग थे वो ये चाहते थे कि उनको अपने एरिया में रहने दिया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो रिच थे या जो मिडिल क्लास के लोग थे वो कहीं ना कहीं से वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मैन थे, ठीक है ना, वो लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सब सब था क्या फ्रीडम का वो क्या था, अलग अलग था, मतलब जो नोशन था उनके फ्रीडम का वो क्या था, अलग था। इसी के बाद आएगा, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम ये देखेंगे कि जो महात्मा गांधी इसके बाद मतलब क्या होंगे, सामने आते हैं और कांग्रेस के साथ, ठीक है ना। तो कांग्रेस और उनके साथ साथ जब महात्मा गांधी 1915 में जैसे ही इंडिया में आते हैं तो उन्होंने क्या किया, इन सारे लोगों को एक करने की कोशिश की। उनको ये लगा कि भले ही क्या है ये इनका जो फ्रीडम का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, लेकिन जब तक ये सारे लोग एक पास नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, सो वी कैन नॉट थिंक अबाउट फ्रीडम, ठीक है ना। तो फ्रीडम मतलब आने में कई 100 साल लग जाएंगे, ठीक है, तभी फ्रीडम नहीं आएगा। तो इसलिए गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि हमको सबको, इवन रिलीजियस डिफरेंस ही बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, हम लोग रिलीजन में भी बटे थे, ठीक है। हालांकि पहले तो नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने खास करके 1909-10 तक आते आते उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा काम किया कि जो मुस्लिम और उनको जो हिंदुओं को बहुत ज्यादा बांट दिया था। तो ये भी एक क्या था, एक चैलेंज था हमारे रिवोल्यूशनर जो खास करके महात्मा गांधी के सामने, और जो भी कांग्रेस हमारी जो जो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करवाती थी, जो कांग्रेस जो पार्टी, ठीक है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, ठीक है। तो उसके सामने ये भी चैलेंज था कि हम लोग जो लोग रिलीजियस वे में भी क्या हुए हैं, बटे हुए हैं। तो मेन जो वर्क था महात्मा गांधी का वो ये था कि किस तरह से ये जो बटे हुए जो जो बिखरे हुए जो ग्रुप्स हैं उनको टुगेदर, मतलब उनको क्या करना, एक पास हमको लाना है, ठीक है ना। और ये इतना आसान नहीं था, ऑब्वियस ही बात है, इनको हम सामने लाएंगे तो ब्रिटेन वाले ये चाहेंगे नहीं, एंड डेफिनेटली वी विल फेस सम कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़ों को हमको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हाँ एक चीज वहां पे और दिया हुआ है इधर कि हमने अर्लियर बुक्स में, अर्लियर बुक का मतलब क्लास 8 में, खैर मैंने क्लासेस में हिस्ट्री तो आपको पढ़ाया नहीं था, फिर भी क्लास 8 में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हमारा जो अगर नेशनल जो मूवमेंट की अगर बात की जाएगी, ठीक है ना, तो जो मेन जो फोकस किया गया है वो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम। तो 1910 तक की बात वहां पे की गई है, ठीक है ना। इसमें हम दो चीज पे फोकस करेंगे बेसिकली, ठीक है ना, दो चीज पे यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला हमारा फोकस ये होगा कि जो 1920 में, ठीक है, 1920 में जो क्या हुआ, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 1930 में जो क्या होता है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट होगा, सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम दोनों दोनों चीजों पे ही क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, ठीक है ना। दो चीजें हैं और उसके बीच बीच में कौन कौन से छोटे मोटे और रूल्स रेगुलेशन, जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग कांड हो गया, तो ये कहीं ना कहीं से क्या है इसी बीच में आती रहेंगे और उनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। ओके, ओके। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट यूनिट आप ऐसे कह सकते हैं स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं कि इतने इजीली यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट को, क्या हुआ, वॉइस आ रहा है ना।
मास प्रोसेशन का मतलब जो लोग मिलके क्या करते हैं, कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो मास का मतलब मास प्रोसेशन होता है ना। कई सारे लोग मिलके क्या करेंगे, अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं तो, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे देखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को थोड़ा सा देख लें, ठीक है। उसके बाद फिर खिलाफत को देखेंगे कि एक्चुअली इसकी जरूरत क्या थी, क्यों वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन को हमको तो देखना ही है, क्यों गांधी ने डिसाइड किया कि वी शुड स्टार्ट और वी शुड लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सारे लीडर्स कांग्रेस के एग्री नहीं थे इसके लिए, बट किस तरह से महात्मा गांधी ने उनको एग्री कराया, और सबको अल्टीमेटली लग गया कि हाँ हमको क्या करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ओके, चलो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक होगा, एंड दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वाले पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन की तरह है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जहाँ पे हम बताने वाले हैं, पहले आप इसको देख लीजिए। पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1919, ठीक है ना, इट मीन्स कि अभी हमने कुछ बताया नहीं है, बट हम एक व्यू यहाँ भी दे रहे हैं। वाला बाग जो इंसिडेंट होता है, तो वहां से एक जो रिवोल्यूशन करने का तरीका जो था, जो वे था, तो कहीं ना कहीं से मॉडरेट टाइप का था इसका पहले, इसके पहले। तो उसके बाद वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया, ठीक है ना। तो जिस तरह से लीडर जो हमारे रिवोल्यूशनर या फिर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है ना, जो लीडर्स थे, ठीक है ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस वे में ये मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इस वे में का मतलब कि इतने मॉडरेट तरीके से उनको फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है, ठीक है ना, तो उनमें क्या करना है, उसको हमको कुछ अदर वे में, अलग वे में हमको क्या करना है, आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे, थोड़ा वायलेंस हमको करना है, तब जाके हम इस मूवमेंट को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि इसको कहते हैं न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, इसी को कहा जाता है कि पहले हमारा मोड ऑफ स्ट्रगल थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन अब जो हमारा मोड ऑफ स्ट्रगल है वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, ठीक है ना। अब थोड़े हम उसी के बाद से ही देखेंगे आप, ठीक है ना, चाहे वो चौरी चौरा हो, चाहे वो काकोरी हो, कोई भी चीजें हो, ठीक है ना। तो इसमें अब एग्रेसिव चीजें हमको देखने के लिए मिलेंगी कि किस तरह से लोगों ने नॉन वायलेंस को छोड़ा, और वायलेंस पे वो उनको बिलीव था कि जब तक हम वायलेंस नहीं करेंगे, या जिस वे ब्रिटिशर्स हमारे साथ वो काम करते हैं उसी वे में अगर ब्रिटिशर्स के साथ हम नहीं करेंगे, तो हमको फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। ओके, और इंडिया ने ये काफी अच्छे से देख लिया था, जो अभी हम पढ़ने वाले कि किस तरह से जो हमारे मॉडरेट लीडर्स ने, ठीक है ना, खासकर महात्मा गांधी जो थे, ठीक है ना, किस तरह से सपोर्ट किया था दैट हमको क्या करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करना है किसको, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन ने हमसे प्रॉमिस भी किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम जीत गए तो आपको हम फ्रीडम के बारे में, या स्वराज जिसको कहा गया उस समय, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, आपको हम स्वराज देंगे, ठीक है। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमको क्या मिला, रॉलेट एक्ट आया, क्या मिला हमको, जलियांवाला बाग इंसिडेंट मिला। तो लोगों को लगा कि ब्रिटेन ब्रिटेन के जो लोग हैं, इतने आसानी से यहाँ पे सारे जाने वाले नहीं हैं, ठीक है ना, हम तो भोले भाले लोग हैं। तो हमको उन्होंने क्या किया, हम तो हेल्पफुल बहुत पहले से रहे हैं, एंशियंट टाइम से हेल्पफुल रहे हैं, और उसका फायदा ब्रिटेन ने उठाया कि हमको बहला फुसला के, एक तरह से कह सकते हैं ऐसे, कि हमारे जो सोल्जर्स थे वो उन्होंने अपने कंट्री को आजादी दिलवाने के लिए, क्या हुआ ये उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो क्या हो गए थे, वो गए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, इस होप में कि हमारी कंट्री को क्या मिल सके, फ्रीडम मिल सके, ठीक है ना। और इस तरह से गद्दारी आप कह सकते हैं कि किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, कि हमारी बात को माना नहीं, और इवन ऐसे ऐसे रूल्स आगे ला दिए, ठीक है ना, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको हर सर चीजों को आपको डिटेल में बताएंगे, बट हमारे पास उतना भी टाइम है नहीं, ठीक है। चलो, तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो चीजें हो रही थी, नए नए ग्रुप्स आ रहे, ग्रुप्स का मतलब क्या, कि अब एग्रेसिव टाइप के लोग आने शुरू हो गए इसमें, ठीक है ना। चाहे वो भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, तो एग्रेसिव टाइप के लोग आने शुरू हो गए, ठीक है ना। और एक हमारा जो मोड था स्ट्रगल का, वो क्या हो गया, वो अब चेंज हो गया। किस तरह से चेंज हुआ, क्या क्या किया गया, तो हम आगे उसको देखने वाले हैं, पूरा चैप्टर ही वही है। पहले हम देख लेते हैं, आपका एक स्टेटमेंट आएगा, ठीक है ना, एंड दैट इज द फर्स्ट वर्ड, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू, यहाँ पे एक है कि वॉर, वॉर मीन्स वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बारे में मैंने जो लास्ट जो हमारा चैप्टर था, इसके पहले वाला, उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, आपको पता ही है किस तरह से। आप ज्यादा उसमें डिटेल में जाना नहीं है। तो हमने यही देखा था ना कि जो बाल्कन जो कंट्री जो डिसइंटीग्रेट हुई थी, उसके बाद जो बड़ी बड़ी जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाहा कि किस तरह से हम कंट्री पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि एक जो छोटी छोटी कंट्री थी, उन्होंने क्या किया, आपस में उनको लड़वाया, और फिर इधर से इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी तरफ से दूसरी यूरोपियन पावर ने डिक्लेयर कर दिया। और ऐसे ऐसे बड़ी यूरोपियन जो पावर्स थी वो क्या हो गई, वो एक पास
आके एक जगह पे वॉर करने लगी और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे सामने था, ठीक है, जो कि 1914 से शुरू हुआ, 1918 तक आया। इट मीन्स कहीं ना कहीं पे आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोपियन पावर्स थी, ठीक है ना, यूरोपियन पावर्स थी, वो जो कॉलोनी बनाने के चक्कर में, ठीक है ना, कॉलोनी बनाने के चक्कर में वो आपस में ही लड़ जाती हैं। और जहां जहां पे इनकी कॉलोनी होती हैं, केवल यूरोप में ही वॉर नहीं हुआ, जहां जहां पे कॉलोनी, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ब्रिटेन का वार हुआ था कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है ना, हम कॉलोनी थे, उनकी कॉलोनी हम थे, ठीक है ना, उस समय। तो वॉर तो हुआ वहां पे, ठीक है ना, चाहे वो जर्मनी फ्रांस, जो भी चीजें हों, ठीक है ना, जर्मनी एक साइड में, टर्की, ठीक है ना, फिर आपका आ जाएगा रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है ना, वो एक साइड में। तो जो कॉलोनीज थी वो ऐसा नहीं है कि सपोज करो कि जर्मनी की कॉलोनी वहां भी है, यहाँ मतलब यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो जब जब जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है ना, जब एक दूसरे से लड़ेंगे, तो अगर ये क्या है, यहाँ पे जो हमारी कॉलोनी होगी एशिया में, तो वो भी आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे तो सपोज करो हमारी कोई फैमिली है, ठीक है ना, दो, एक फैमिली, एक हमारा फैमिली यहाँ पे है और एक गोरखपुर में, और हमारा एक पड़ोसी है, उसकी भी फैमिली हमारे गोरखपुर वाले एरिया में ही रहती है। तो यहाँ पे अगर दोनों फैमिली में लड़ाई, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर दोनों नेबरिंग जो फैमिली जो है उनमें लड़ाई हो जाए, और ये न्यूज जब जाएगा वहां पे गोरखपुर में, तो वो भी आपस में लड़ाई वो करने लगेंगे। अब भी लड़ने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब वो वॉर शुरू हुआ कहाँ पे, यूरोप में, तो जहां जहां पे कॉलोनी थी इनकी, वो भी आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे। वैसे वो केवल यूरोप तक लिमिटेड नहीं था, वो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। इसलिए पूरे वर्ल्ड में क्योंकि वो लड़ा गया, इसलिए उसको कहा गया क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, जो कि 1914 से स्टार्ट हुआ 1918 में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन ये आता है that the first world war created a new economic and political situation। हम लास्ट में दिखाएंगे क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन आता है, सिंपल सा एक लाइन में समझिएगा, क्वेश्चन किसी तरीके का हो, अगर मतलब उसका ये निकलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा था किस पे, इंडिया पे, उसको बताइए, उसको एक्सप्लेन करिए। घुमा फिरा के किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने ये जान लिया कि हमको यही लिखना है क्या, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, चाहे वो लाइट को फोकस करने के लिए करे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी नहीं, अगर ये मतलब यही निकलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पे, तो उसको आपको अच्छे में 5 पॉइंट में क्या करना है, लिखना है, जो कि डिटेल में आता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, चलो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मेन रीजन था वही बाल्कन्स कंट्री जो यूरोप की थी, ठीक है ना। तो जो यूरोप में जो क्या हुआ, जो ये ये वॉर स्टार्ट हुआ, तो अब इंडिया से क्या, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैप बनाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे। सपोज करिए यूरोप है, ठीक है ना, यूरोप है, और ये हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है ना। तो अब जो भी एक्सपेंडिचर होता था, ब्रिटेन का जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता था यूरोप में, जो भी खर्चे होते थे, जो भी लोन्स लेते थे, तो उसको वो फुलफिल कहाँ से करता था, इंडिया से करता था। वार वो लड़ रहा है किसके लिए, अपने लिए, अपने फायदे के लिए, ताकि उसकी कॉलोनी वहां पे ज्यादा बन जाए। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर है, वो क्या हुआ, वो इंडिया से वसूल करता था, भरपाई जो था वो इंडिया से। जैसे उसने क्या किया, इनकम टैक्स लगा दिया, जो इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था, इनकम टैक्स को उसने इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ साथ जो कस्टम, जो ड्यूटीज थी ट्रेड करने में, जो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो बिजनेस करने में या फिर बॉर्डर क्रॉस करने में जो भी टैक्स लगते हैं, उनको कस्टम ड्यूटीज का उसको बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो ये पहला बैड इंपैक्ट पड़ा इंडिया में, क्या, कि इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, और कस्टम ड्यूटीज को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया, मीन्स टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए गए, मतलब लगे तो थे बट उसका रेट बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो जो भी चीजें, जो भी प्रोड्यूस होता था, ठीक है ना, उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था। और इस वजह से हुआ ये कि इंडिया में जो भी एसेंशियल जो चीजें थी, ठीक है ना, खास करके 1913 से अब स्टार्ट कर लिए 1918 के बीच, ठीक है ना, जो भी जो एसेंशियल जो चीजें थी उनका जो प्राइस है वो रेज होके डबल हो गया, मतलब दोगुना बढ़ गया, एसेंशियल चीजें, ठीक है ना। तो जो कॉमन लोग यूज करते हैं, जो पुअर लोग यूज करते हैं, कॉमन पीपल जो यूज करते हैं, उस बीच में क्या हुआ, ठीक है ना, जो प्राइस है कॉमन चीज का वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब दोगुना बढ़ गया, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, ठीक है ना, बहुत ग्रेट फेमाइन भी इसी में आया था, प्लेग का भी, प्लेग की बीमारी भी इसी टाइम पे वो स्प्रेड हुई थी। और इस वजह से क्या हुआ था, इस समय जो प्राइसेस जो थी, जो कॉमन चीजें की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बट आप पॉइंट ही आप याद करेंगे, ठीक है ना।
थर्ड पॉइंट अगर आपको याद करना हो तो थर्ड पॉइंट अब इसमें देखेंगे कि आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया में क्या शुरू हुआ, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, क्या शुरू हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता, भर्ती करना, किसका, सोल्जर्स का। तो जब जरूरत थी लड़ाई लड़ने की और उन्होंने इंडिया से प्रॉमिस किया कि अगर आप हमको क्या करेंगे, मैन पावर देंगे, ठीक है, आप हमको सोल्जर्स देंगे तो हम आपको क्या करेंगे, फ्रीडम दे देंगे। ठीक है ना, ये इस प्रॉमिस के साथ इंडिया में क्या हुआ, जो गांव गांव से लोगों को फोर्सफुली क्या किया गया, कुछ लोग मर्जी से भी गए और कुछ लोगों को फोर्सफुली क्या किया गया, रिक्रूट कर दिया गया सोल्जर्स में, उनको ब्रिटेन भेज दिया गया, यूरोप में भेज दिया गया लड़ाई लड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं से गांधी जी भी इसको इसके सपोर्टर थे। गांधी जी ने भी सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप क्या होइए, ब्रिटेन की तरफ से इंडिया क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पे सोल्जर्स को गांधी जी के लीडरशिप में क्या किया गया, यहाँ से उसको भेजा गया, क्योंकि गांधी जी भी इसको सपोर्ट करते थे, किसको, इस फोर्स रिक्रूटमेंट को। गांधी जी की वजह से ही ये हुआ था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्योंकि अब फोर्सफुली अगर रिक्रूट करेंगे लोग अपने घर को छोड़ के, इवन अपने देश में ही वो लोगों को प्रॉब्लम अगर होता है, ठीक है, कि दूसरे के लिए वो लड़ाई लड़े, तो खैर वो तो यूरोप की बात थी। तो यूरोप पे जाके अपने कंट्री के लिए लड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर भी एक तरह से उनको फोर्स ही करना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत मतलब कि अलग चीज थी कि दूसरे के लिए दूसरे कंट्री में जाकर लड़ाई लड़ना। ठीक है, तो इससे वजह क्या हुआ, फोर्सफुली उनको रिक्रूट किया गया, जिससे जो लोगों के बीच में जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि एक और प्रॉब्लम आया 1918 के आसपास। ठीक है ना, जो क्रॉप फेल्योर, मतलब कि जो मतलब कि अब यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, सैनिकों को भेज देंगे कहाँ पे, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे कंट्री में, तो यहाँ पे जो फार्मिंग का जो सिस्टम था, जो एग्रीकल्चरल जो एरिया था, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा निगेटिव में वो चला गया। और इस वजह से जो प्रोडक्शन हुआ बहुत कम हुआ। और प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ 1918-19 के आसपास। ठीक है ना, 17 से भी अब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कल पढ़ेंगे खेड़ा के बारे में, तो वहां पे उन्होंने खेड़ा इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उनका क्रॉप फेल हो गया था। और वो चाहते थे कि जो टैक्स वो देते थे वो उनमें रिलैक्सेशन मिले, उनको उनको कम टैक्स देना पड़े। खैर उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पे इसको देखेंगे कि 1918-19 में या 17 से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ 1920-21 में क्रॉप फेल हो गया। और क्रॉप फेल होने की वजह से क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज या फिर शॉर्टेज ऑफ क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। ठीक है ना, और जब शॉर्टेज ऑफ फूड होगा तो मतलब क्या है कि जब अब पेट की बात आ जाएगी तो आपको पता ही है। ठीक है ना, सारी चीजें सही हैं, जब लोग भूख से मरने लगेंगे तो फिर कोई भी पावर हो उसको हम किसी भी तरीके से यहाँ से हटा ही देंगे। ठीक है, तो अब ये हुआ, अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जब ये फूड शॉर्टेज होगा तो लोगों के को अगर खाना नहीं मिलेगा तो कई तरह की बीमारियां होंगी। और उसी समय एक प्लेग का जो इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक है, जो हम आज जिस तरह से कोविड को फेस कर रहे हैं, तो उस समय जो प्लेग जो एपिडेमिक था वो क्या हो गया, वो स्प्रीड हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है ना, तो उस वजह में देखो, एक तो आपका प्लेग हो गया, प्लेग की वजह से, दूसरा हुआ आपका क्रॉप फेल्योर की वजह से, भूख मरी से, मतलब फेमाइंस का जो सिचुएशन था। तो 1921, अब यहाँ पे देखो जो सेंसस हुआ, या फिर ऊपर देखिए जो हम लिख रहे हैं कि 1911 में सेंसस हुआ होगा, उसके बाद 1921 में सेंसस हुआ होगा। इस बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, इतना अत्याचार किया। ठीक है ना, इस तरह से रॉन्ग स्टेप्स लिए, जिससे हमारा फूड क्रॉप भी फेल हो गया, प्लेग्स हो गए, और कोई ध्यान उस पर नहीं देता था। ठीक है ना, और इस वजह से लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि 12 to 13 मिलियन, ठीक है ना, ठीक है ना, 12 to 13 मिलियन जो पीपुल हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गए, वो मारे गए थे। केवल किस वजह से, प्लेग की बीमारी की वजह से और फेमाइंस की वजह से, कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये जो फिफ्थ आप पॉइंट लिखेंगे कि इस वर्ल्ड वार का लास्ट वाला इम्पैक्ट यही था कि 1921 के सेंसस में ये पता हुआ कि 12 to 13 मिलियन जो पीपल हैं वो क्या हो गए, दो वजह से, एक तो आप गया फेमाइन हो गया, दूसरा हो गया एपिडेमिक, उससे वो क्या हो गए, मारे गए। और जब लोग मारे जाएंगे, फैमिली के मेंबर हमारे सामने भूख से मरेंगे, बीमारी से बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर गुस्सा होगा, और वो गुस्सा अल्टीमेटली क्या हुआ, फूटा। और हम बाद में उसके बारे में देखेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आपको जानना है कि अगर क्वेश्चन आता है आपका कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा था। और एक चीज और जान जाइए कि ये पहला एक ही ऐसा टाइम है हमारे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, कि जब पॉपुलेशन का ग्रोथ जो था वो निगेटिव में गया था।
कई तरह का जीके का क्वेश्चन आता है और आप इसको याद रखेंगे, चाहे वो ये सेंसस का टाइम दे या फिर 1921 लेके। इसको द ग्रेट डिवाइडिंग एरा ऐसे कहते हैं, ठीक है ना, 1921 क्यों कहते हैं कि यही एक ऐसा साल था, यही एक ऐसा टाइम था जब इंडिया का पॉपुलेशन क्या हुआ था, माइनस में गया था, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद से तुम्हारा ग्रोथ रेट इंक्रीज होता गया पॉपुलेशन का, ठीक है। चलो, कल कल के क्लास में हम देखेंगे क्या, क्योंकि कल के क्लास का मतलब ये है कि अभी हमको आपको क्वेश्चन इसके सामने रखना है। कल के क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से गांधी जी मतलब कि आप सामने आएंगे। पहले तो ये कि लोगों का जो होप था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी, हमको फ्रीडम मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो महात्मा गांधी जो हमारे सामने आएंगे, ठीक है ना, फिर उनके लीडरशिप में एक नए वे में क्या होगा, मूवमेंट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और उन्होंने किस तरह से कि सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किए, किस ईयर में किए, किस लिए उन्होंने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा बनेगा। कुछ हम गांधी जी का थोड़ा सा हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देखेंगे कि वो कैसे गए थे, क्यों अफ्रीका गए थे, किसके बुलाने पे गए थे, कितने साल तक रहे, कब आए। तो ये सारी चीजों को हम कल डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा वेट करके आप क्वेश्चन याद देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से इससे आता है। वेट। हाँ, यहाँ से देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। क्वेश्चन दो, कितने साल आया है, जम के आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो पहले व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंपल वे में पूछेगा और सिंपल वे में आप लिख देंगे। दूसरा इसी को कैसे पूछेगा, एक्सप्लेन न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो वही स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, मैं बार बार बताता हूँ, क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आता है, सीधे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दे देगा और आपको बताएगा कि बताइए किसको क्या करना है आपको, ठीक है। इसके बाद है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, क्या इकोनॉमिक क्या impact, सब वही पॉइंट लिखना है। इसके बाद आपको क्या यहाँ पे है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि जब इतना प्रॉब्लम हमको ये प्रॉब्लम हुआ और इस वजह से हमने क्या किया, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कुछ भी अगर आ गया, ठीक है ना, तो आपको इसी पॉइंट में से आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको दो वे बता दे रहा हूँ, या तो आप यहाँ से लिख दें, ठीक है ना, वो सारी चीजें लिखी गई हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है ना, फिर आपका लिखा गया है क्या, अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस राइज हो गया, कैसे हुआ, फिर आपका फोर्स रिक्वेंट हुआ। अब ये 3 मार्क्स में आएगा तो ये पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में था। अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आप 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा ऐड क्या करेंगे, तो इसमें हो सकता है आपको जो प्राइस जो राइज के बारे में दे दिया, इंक्रीज इन टैक्स के बारे में दे दिया, फिर आपका जो ये फेमाइन्स एंड एपिडेमिक वाला आप यूज कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था उसके बारे में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी 5 पॉइंट मैंने आपको बताया उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए आप, जस्ट वेट, इसको और अच्छे वे में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको लिखना है तो आप इसको भी, एक मिनट जरा, इसको छोटा तो नहीं होगा बट आप इसे कर दीजिएगा कि पहला पॉइंट देखिएगा, इट इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लाइमेट। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल जो क्लाइमेट जो था, ठीक है ना, वो मतलब एक तरह से अलग हो गया था। अब ये देखो, ये ऐसा आंसर है जो आपको जो जल्दी नहीं मिलेगा, फिर आप इसको मिला के लिखेंगे तो आंसर आपका यूनिक हो जाएगा। मैं लिखवाऊंगा उसको। फिर आपका ये कि आपको बताइए कि डिफेंस एक्सपेंडिचर आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसको लोन लेना पड़ा उसको, ठीक है ना। इस वजह से टैक्स इंक्रीज हुआ, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, प्राइस राइज हो गया। इसके बाद बाद जो विलेजेस में जा जाके क्या किया गया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, और जिसके वजह से लोगों के अंदर एक गुस्सा आया, एक रिसेंटमेंट आया, किसके टुवर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टुवर्ड्स। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक अगर टॉपिक समझ में आ गया कि हाँ यही टॉपिक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से अगर क्या होता है, कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप क्या करेंगे, किस वे में उसको आप देखेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे एक बार हम उसको। उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा यानी 2 रिलेवेंट पॉइंट। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का ना, तो वो दे देता है 7-8 पॉइंट, और उसमें लिखा लिखा होता है ब्रैकेट में एनी 2 रिलेवेंट, मतलब इसमें से जो दो कोई, क्योंकि मार्किंग स्कीम क्या होता है, तो वो टीचर करेंगे ना, टीचर उसको क्या करेंगे, वो चेक करेंगे। तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट अगर वो लिखा होगा, कौन सा क्वेश्चन कितने का था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 पॉइंट सफिशियंट है, उसमें से कोई भी, ध्यान से देखना उसको। उसमें लिखा होता है एनी 2 रिलेवेंट पॉइंट, उसमें से कोई भी दो, ठीक है ना, या उससे इससे मिलता जुलता जो भी होता है, तो आप वो दे देगा।
ताकि टीचर को यार मेहनत ना करना, इसमें से कुछ लिखा है तो उसको नंबर दे दिया जाए, ठीक है ना। तो ये होता है उसका मतलब। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया क्या अच्छे से, सबको समझ में आया, कोई कोई हार्ड तो था नहीं, आपको ये भी पता होगा किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर सारी चीजों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करें, ठीक है ना। एक बार, केवल एक बार आप लोग क्या करिएगा, ठीक है ना, मेरे कहने पे अब जो हम अब यूट्यूब लिंक भेजेंगे आपको, तो एक बार और उसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्लास केवल हम रिकॉर्ड किए, इसके बाद क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे नहीं रहेगा, जिसको अगर पढ़ना होगा तो टीचमेंट के थ्रू ही पढ़ेगा। बट ये जो पहला जो क्लास है हमारा, उसको मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, और प्लीज आप उसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। जस्ट एक मिनट उसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है।